Hello students, I welcome you all to IAS Ment, Rise with Right Mentor. आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सीरीज। इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सीरीज में क्या होगा कि ये यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस बनेंगी और उन वीडियोस में हम प्रीलिम्स के बारे में हर एक चीज डिस्कस करेंगे, हर वो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू प्रीलिम्स को बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है। देखिए, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी कभी क्लियर नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे हैं जो क्लियर कर भी पाते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर क्लियर नहीं कर पाते। तो वो उसका मेन रीजन क्या है? उसका रीजन मेन यही है कि स्ट्रेटजी की कमी है। हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी के बारे में आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल एकेडमिक एग्जाम नहीं है, दिस इज कंपटीशन, और कंपटीशन भी हाईली एनालिटिकल कंपटीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मतलब सिंपल जैसे हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे उस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा। इस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम एंड देन अ स्ट्रेटजी हैज टू बी डिवाइज्ड अकॉर्डिंगली, बिकॉज दिस एग्जाम इज नॉट एन इजी एग्जाम, और इसको विदाउट स्ट्रेटजी नहीं निकाला जा सकता। हाँ, इफ वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, इफ वी हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम, देन डेफिनेटली इससे इजी एग्जाम कोई नहीं है क्रैक करने के लिए। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है इसी सीरीज में। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्यों स्टूडेंट्स बार बार ट्राई करने के बाद भी इसको क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सीरीज, व्हाई सम फेल इवन आफ्टर, व्हाई सम फेल एवरी अटेम्प्ट। ठीक है, इवन आफ्टर डूइंग everything, even after doing everything whatever they know, like test series, like coachings, like revisions, but even though they are not able to clear this exam। तो हम इस वीडियो में आज यही समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई वी फेल दिस एग्जाम even after that we have done excellent studies and we have also solved multiple tests, but still we fail because we fail to understand the UPSC's law of 40-40-20. See, the UPSC prelims examination is designed on the basis of the law of 40-40-20. Now, what is this law? We will discuss in this video later. Right now, let us first make a background of this law. Okay, see here in this slide I have kept the subjects and the average questions each year UPSC ask. This can be lowest, this can be highest. ठीक है, किसी भी साल कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जनरली ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, बट इट इज अ जनरल फॉर्मूला दैट जनरली इतने क्वेश्चंस तो देखे गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इकोनॉमी it covers around 15 to 20 questions every year. Okay, and then environment and ecology. Environment and ecology, we have generally seen that it covers almost highest questions in this exam. ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए ही नहीं होता। दिस इज अ कॉमन एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, फॉरेस्ट वालों का भी ये कंबाइंड एग्जाम होता है, तो इसलिए इस एग्जाम में इन एनवायरमेंट के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आते ही आते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि उनके भी अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज 10 to 15 क्वेश्चंस। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या, देखो वो सब पॉलिसीज जिनको आप करंट अफेयर के नाम पे पढ़ते हो। ठीक है,
अब वो पॉलिसी गवर्नमेंट की इस साल की भी हो सकती है, वो पिछले 3 4 5 साल की भी हो सकती है। यानी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आपको पढ़नी है तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसी, आप इसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। यानी कि अगर आपको कोई भी पॉलिसी पढ़नी है तो आपको उसका बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, ठीक है, उसको बैकग्राउंड से लेकर आना पड़ेगा, तभी आप जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज को पढ़ सकते हो। यानी कि उसकी कहां से शुरुआत हुई, फिर उसमें क्यों चेंजेस आए सबसे, और उससे भी पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाई इट वॉज नीडेड, कि हमारे कंट्री में ऐसा क्या हो रहा था कि जिसको रिजॉल्व करने के लिए ये पॉलिसीज आई। फिर उसका हमें पूरा बैकग्राउंड पढ़ना होता है कि पहले कौन सी पॉलिसी आई, उसमें क्या पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे, क्यों उसको बदलना पड़ा, क्यों उसको बदला। ठीक। और ये इसको इसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ा जाता है, सिनेरियो वाइज पढ़ा जाता है, केस टू केस वाइज पढ़ा जाता है, केस टू केस वाइज इसे पढ़ा जाता है। ठीक। अब अगला पोर्शन आ गया आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस का। मिसलेनियस क्वेश्चंस मेरे हिसाब से क्या है, देखिए, जैसे कोई भी इंटरनेशनल बॉडी हो गई, ठीक है, कोई भी जैसे डेवलपमेंट बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, इंटरनेशनल बॉडीज हो गई, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम मिसलेनियस में गिनते हैं। ठीक है, फिर जैसे कोई कॉन्फ्रेंसीज हैं, इस तरह की चीजें, कोई स्पेशल स्पेशल लॉज हैं, एनी स्पेशल लॉज आर देयर, इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजों को हम मिसलेनियस में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मी मिसलेनियस इज दिस। और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो 8 से 13 क्वेश्चंस माने गए हैं कि हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक ऑल्सो कवर्स अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस। देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑल्सो covers 15 to 20. Then geography, it covers around 5 to 8 questions. फिर mapping, it covers around 8 to 13 questions. Art and culture 10 to 15. Ancient India 10 to 15. Medieval 3 to 7. Modern 15 to 20. और करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स जो अभी तक इनमें नहीं आए, यानी कि वो करंट अफेयर्स जो अभी तक मिसलेनियस, गवर्नमेंट पॉलिसी, एस एन, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इन सब में नहीं आए, रिमेनिंग जो करंट अफेयर है उनको मान के चलते हैं कि 10 से 15 होते हैं। ये है सारे एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज वेटेज। अब इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए, ये सीरीज अभी शुरू हुई है, ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। आप इसके सारे लेक्चर्स देखिए, धीरे धीरे इसके सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। आप इसके सारे लेक्चर्स देखिए। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी है तो इकोनॉमी को उठाएंगे, और इकोनॉमी के अंदर से भी देखेंगे कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि किसी एक सब्जेक्ट को भी किस तरीके से पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, और ये सब चीजें हम कैसे एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सब कुछ एनालाइज किया है, तो वही हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि ये लॉ 40-40-20 है क्या। देखिए, 40-40-20 का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि देर आर 40 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन देर आर अनदर 40 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन देर आर अनदर 20 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज द लॉ ऑफ 40-40-20। इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, फर्स्ट 40 का क्या मतलब है। फर्स्ट 40 का मतलब है कि 40 क्वेश्चंस। अब ये कौन से क्वेश्चंस हैं? Which are these questions? These are, first of all, easy. These are basic. These are straightforward, and everyone should know. देखिए, ये पहले 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं
पहले मतलब एग्जाम में पहले नहीं, एग्जाम में वो कहीं भी आ सकते हैं। अदरवाइज जनरली 40 क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे होते हैं कि जो बहुत बेसिक होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जितनी भी हम पढ़ाई करते हैं, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें दिमाग लगाना नहीं होता। अगर आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर किया है तो ये वाले क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के साथ जरूरी क्या है, इन क्वेश्चंस के साथ जरूरी ये है कि दे शुड बी, these questions should be 100% correct, these questions should be 100% correct, यानी कि हम इन क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से गलत नहीं कर सकते। देखिए, अगर ये क्वेश्चंस आपने गलत किए तो फिर ये एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 100% करेक्ट होने ही होने चाहिए, ये गलत नहीं हो सकते। अब सवाल आता है कि इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। देखिए, इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के टाइम पे ही हमें इनको आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, उसी टाइम पे हमें इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना होता है। ये कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में से ये क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी उन सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। सबसे जबरदस्त प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए कि बॉस इनमें से क्वेश्चन मैं एक भी गलत नहीं करके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू मेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो रिमेनिंग नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस जो हैं, ये कौन से हैं? ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पे क्या लगता है, यहां पे लगेगी एलिमिनेशन, यानी कि ये 40 क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करने होंगे। ठीक है, मतलब एलिमिनेशन इन द सेंस कि ये वो 40 क्वेश्चंस है जहां पे हमें डायरेक्टली आंसर्स नहीं आते होंगे, तो हमें वहां पे आंसर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे सपोज देयर आर 4 ऑप्शंस, आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे कि ये तो गलत है, यानी यू विल बी एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड whatever the remaining is left, the remaining 2 options you have to choose one of them, and which will be either correct or wrong, right? अब हम थोड़ा सा इनके ऊपर एक बार मैथ्स देखते हैं कि इसका मैथ्स कैसा है। देखिए, फोर्टी क्वेश्चंस वर इजी। ठीक है, यहां से आपने सारे के सारे सही करे तो आपको मिले 80 मार्क्स। ठीक है, आपको मिले 80 मार्क्स। इसके बाद जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो एलिमिनेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से अगर आप 50-50 की रेशो भी लेके चलते हैं, या छोड़ो 50-50, मैं कहता हूं अगर आप इसमें से 60% भी रॉन्ग कर दें और 40% करेक्ट कर दें तो कितने हो जाएंगे आपके? 24 क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग हो गए और सही हो गए 16 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही हो गए। ठीक है, अब ये जो 24 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, ये आपके इनमें से 8 क्वेश्चंस को ले जाएंगे। नेगेटिव होगा ना, 1/3 नेगेटिव है, तो 24 गलत हुए तो सही में से 8 माइनस हो जाएंगे, है ना?
तो हमारे पास बचे कितने? हमारे पास बचे यहां पे 8 क्वेश्चंस। अब 8 क्वेश्चंस में हमें 2 नंबर मिले, तो 16 मार्क्स हमें यहां मिल गए। अब देखो 80 हमारे पास पहले थे, प्लस 16 हमें यहां मिल गए, कितने हो गए? 96। ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस है, ये वो 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व नहीं करना। इन क्वेश्चंस को हमें टच ही नहीं करना। वी विल नॉट इवन ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। हम इनको सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। होता है ठीक है, नहीं होता तो भी हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे। इनमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे? इनके अंदर वो क्वेश्चंस आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, या फिर आप एलिमिनेशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन निकाल पा रहे हो और 3 ऑप्शन आपके पास अभी भी बचे हुए हैं, नहीं करने। देखिए इस 40 में ये 40 क्वेश्चंस निकलेंगे ही निकलेंगे, ये कैसे हम गारंटी करें? हम ये इसलिए कह सकते हैं कि ये 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही होंगे कि जहां पे हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, और जो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे वो गलत ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उनमें ही हम करेक्ट को एलिमिनेट कर देंगे। 2-4 हो सकते हैं ऐसे, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 40 में से कोई 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं होंगे ऐसे। ठीक है, ये हम जब प्रिपेयर करेंगे, while we will be preparing for this exam, at that time हम इनको प्रिपेयर करेंगे। हम इस तरीके से इनको प्रिपेयर करेंगे कि हम इजीली इनमें से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दें। देखो यूपीएससी 4 ऑप्शन जो सेट करती है ना, वो इस तरीके से सेट करती है कि अगर आपने अच्छे खासी पढ़ाई करी है, अगर आपने स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करी है, तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे उनमें से। ठीक है, इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पेपर को सेट करती है। ये वो ट्रिक्स हैं जिनसे एग्जाम निकलते हैं। ठीक है, ये वो ट्रिक्स नहीं है तुक्का मारने वाली। तो इनमें से आपको एलिमिनेट करने हैं, ये आपको 100% सही करने हैं। तो कट ऑफ हमारी कितनी बनी? हमारे मार्क्स कितने आए? 96। और आजकल कट ऑफ कितनी जा रही है? 80, 85, 86, 87 के आसपास कट ऑफ रह रही है। ठीक है, 80, 85, 86, 87 के आसपास कट ऑफ रह रही है जनरल कैटेगरी की, फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ठीक है, अब आप एक चीज और को समझो। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप जिस साल एग्जाम देने बैठे, माइट बी पॉसिबल कि उस साल कट ऑफ 100 आ जाए। इट माइट बी पॉसिबल कि कट ऑफ उस साल 100 हो जाए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो कट ऑफ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हमारे मार्क्स ही 96 बन रहे हैं। तो फिर कैसे क्लियर होगा? होगा वो कैसे? देखिए कट ऑफ जो है ना, वो हमेशा इजी क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है, कभी भी कट ऑफ टफ क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं करती। कभी भी कट ऑफ एलिमिनेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे डिपेंड नहीं करती। ये प्रूवन चीज है। आप पिछले 20 साल के पेपर उठा के देख लो, 20 साल की कट ऑफ मैच करके देख लो, आपको यही फॉर्मूला उसमें से निकलता नजर आएगा। जो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस है ना, ये फिक्स है। फिक्स इन द सेंस कि यहां पे आप 60-40 की ही रेशो लगा के चलोगे। ठीक है, जो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं,
चाहे एग्जाम बहुत इजी हो या चाहे उस साल एग्जाम बहुत ज्यादा टफ हो, ये फिक्स रहेगा, यहां पे 60-40 ही चलेगा। यानी यहां पे आप 60% गलत करके आ सकते हो, 40 सही करके आ सकते हो, ये फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। चाहे कितना इजी एग्जाम आ जाए, चाहे कितना टफ एग्जाम आ जाए, चाहे कितनी ज्यादा कट ऑफ चली जाए, चाहे कितनी कम कट ऑफ चली जाए, ये फिक्स रहेगा। चेंज क्या होता है? चेंज होते हैं इजी क्वेश्चंस। जो इजी क्वेश्चंस है ना, ये चेंज होते हैं। इजी क्वेश्चंस अगर किसी साल कट ऑफ बढ़ जाती है तो समझ लेना कि इजी क्वेश्चंस जो 40 से इंक्रीज हो गए, और अगर किसी साल कट ऑफ कम जा रही है तो समझ लेना कि इजी क्वेश्चन 40 से भी कम आए हैं उस साल। तो कट ऑफ जो है वो इन पे डिपेंड करती है, ना कि इन पे। और जो वो 20 क्वेश्चन थे जिनको हमने छोड़ना था, उन पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कट ऑफ डिपेंड हो। इनके ऊपर तो कट ऑफ डिपेंड कभी हो ही नहीं सकती। इट कैन नेवर गेट डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स, वो ऐसे टॉपिक्स जिनको प्रिपेयर करना भी इजी है, इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं और वहां से क्वेश्चंस सही भी हो जाते हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे। फिर जिनके ऊपर दिमाग लगता है, जिनके ऊपर एलिमिनेशन लगता है, वो इसमें आ गए। और थर्ड कैटेगरी, इसको तो हमें टच ही नहीं करना, इसको तो क्रॉस ही मार देना पहले ही। ये सब चीजें आपको पता चलेंगी कहां? जब हम सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको इनके बारे में आइडिया लगेगा कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज एनालाइज करेंगे कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना। ठीक है, वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे और आप बहुत इजीली इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन। ठीक है, देखिए हमने पिछले टेबल में देखा था कि हर सब्जेक्ट से एवरेज क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये एवरेज क्वेश्चंस है हर सब्जेक्ट के। अब हम देखेंगे कि ये जो एवरेज क्वेश्चंस हैं, अकॉर्डिंग टू दिस हमें कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है। उसके लिए मैंने सब्जेक्ट्स को बांटा है प्रायोरिटी वाइज। देयर आर 3 प्रायोरिटीज ऑफ सब्जेक्ट्स। फर्स्ट, the first priority subjects, then second priority subjects, and then third priority subjects. अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 100% प्रिपेयर करने हैं, यानी कि जो आपको थॉरोली प्रिपेयर करने हैं, यानी कि आपको बहुत डेप्थ में जाकर इनको प्रिपेयर करना है कि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ये सब्जेक्ट्स इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और उसमें कौन से सब्जेक्ट हैं? फर्स्ट, इकोनॉमी। यस, ट्रस्ट मी, इकोनॉमी को इस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, देन यस इट इज पॉसिबल कि इकोनॉमी को इस तरीके से प्रिपेयर किया जा सके। ठीक है, कैसे?
मैं आपको मेरी क्लासेस में बताऊंगा कि इकोनॉमी कैसे प्रिपेयर की जाती है। इतना जबरदस्त कंटेंट दूंगा, इतना ज्यादा कंटेंट दे दूंगा, इतना जबरदस्त कंटेंट दूंगा कि आप कहोगे कि इकोनॉमी अब प्रिपेयर हुई है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। जी हाँ, इसको भी किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है अगर आपके पास सही कंटेंट है, तो इसको भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें से ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस आते नहीं। जनरली ये लोग नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये लोग एग्रीकल्चर में मोस्टली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे या फिर बात करेंगे डेटा के ऊपर। डेटा इन द सेंस कि इंडिया किस में नंबर वन है, इंडिया का किस चीज़ का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, किस चीज़ का इंपोर्ट ज़्यादा है, ये इस तरीके के डेटा पे बात करेंगे। तो वो बहुत जनरल है, वो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, वो सही होने ही होने होते हैं, ठीक है। एमएसपी के डेटा पे बात कर लेंगे, मतलब किसी भी डेटा के ऊपर जनरली बात करेंगे या फिर टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। एग्रीकल्चर से मेनली ये दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज इतनी इजी होती हैं, अगर आपको ये आती हैं, अगर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो यहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर है। इट इज ऑलमोस्ट जीरो चांसेस कि यहां से क्वेश्चन गलत हो जाए। गवर्नमेंट पॉलिसीज इतना इजी होते हैं। फिर अगली प्रायोरिटी मैंने रखी है मिसलेनियस की। मिसलेनियस क्वेश्चंस फिक्स कंटेंट है, बहुत छोटा सा कंटेंट है, और उसी में से घुमा फिरा के हर साल वही क्वेश्चंस आते हैं। 100% सही करने वाले क्वेश्चंस हैं ये, कोई दिमाग लगाना नहीं होता इनमें, एनालिटिक्स कुछ होता नहीं इसके अंदर, सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो, पढ़ो, करेक्ट ऑप्शन चूज करो और खत्म करो। 100% सही करने वाली कैटेगरी है ये। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी 100% सही करने वाली कैटेगरी है। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या होता है ना, कि हो सकता है आपने कोई पॉलिसी जो एग्जाम में आ गई, माइट भी पॉसिबल आपने वो ना पढ़ी हो। अगर आपने, चलो हो सकता है वो नहीं पढ़ी, लेकिन और तो पढ़ी है, तो जो और पढ़ी है उनके बेस पे वो क्लियर हो जाएगी। अपने को तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने से मतलब है ना। और फिर यही गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं, ये आपके काम आएंगी जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे। वो कहते हैं ना, मेंस में एग्जांपल्स देने होते हैं, वो एग्जांपल कहाँ से आएंगे, वो यहीं से आएंगे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। मोस्टली करंट बेस होता है। जो भी नई टेक्नोलॉजीज, साइंस एंड टेक के अंदर क्या, सिर्फ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करनी है उन्होंने। सब्जेक्ट ही टेक्नोलॉजी है, टेक का है, ठीक है, बहुत ईजी है। इसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में से भी 50 to 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट स्टिल मैंने इसको जानबूझ के सेकंड प्रायोरिटी में रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पॉलिटी में से ना, देखो, आधे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो फिलॉसफी बेस्ड हो, फिलॉसफी बेस्ड होते हैं। जनरल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। और पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 60-70% पोर्शन जो है वो यहीं से आता है। रिमेनिंग जो 20-30% पॉलिटी के क्वेश्चंस बचेंगे, यार वो हमें नहीं करने हैं। यही वही तो क्वेश्चंस हैं जो वो उन 20 में जाएंगे, वो हमें नहीं करने हैं। करने ही नहीं, करने ही नहीं इन द सेंस पढ़ना ही नहीं मुझे। जब मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूं ना, मुझे नहीं पढ़नी वो चीजें, और मैं ना ही उनसे क्वेश्चन करूंगा। हाँ, 50 क्वेश्चन भी आ जाए ना इस साल, तो भी नहीं करने मुझे। मैं 50 के 50 खाली छोड़ के आ जाऊंगा, नहीं करने मुझे। क्यों? क्योंकि कट ऑफ हमेशा इजी क्वेश्चंस के आसपास रहती है।
एंड ट्रस्ट मी, आपने इन चीजों को कर लिया, हो गया सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। फिर इसके बाद ज्योग्राफी छोड़ दो, मत दिमाग लगाओ। ज्योग्राफी में से आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइमेटोलॉजी कर जाओ, सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी कर जाओ, बाकी सब छोड़ दो। जियोमॉर्फोलॉजी पूरी तरह छोड़ दो, बहुत ज्यादा भी हुआ तो एक क्वेश्चन आएगा, लिव इट, नहीं करना। टाइम वेस्ट करना नहीं है। सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी, इन्वेस्ट योर टाइम इन दोज टॉपिक्स, इन दोज सब्जेक्ट्स जहां से एग्जाम क्लियर होना है। एग्जाम में कट ऑफ 50% से ज्यादा नहीं जाती, तो प्रिपरेशन भी उतने ही की करनी है, सारा नहीं पढ़ना, ठीक है। ज्योग्राफी छोड़ दो। मैपिंग, देखिए मैपिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको प्रिपेयर करते करते 6 महीने लग जाते हैं। अगर आप मैपिंग को सीधा लेके बैठोगे कि मैं तो आज लेके बैठूंगा और 10 दिन में मैपिंग निपटा दूंगा, नहीं होगी। इसको 6 महीने लगते ही लगते हैं, और क्वेश्चंस आते हैं 3 से 5। छोड़ दो, नहीं करने, नहीं करने। कोई 2 4 8 10 लोकेशंस होती हैं जो न्यूज़ में होती हैं, बस उतनी मैपिंग मैं कर लूंगा। उतनी मैपिंग मुझे वैसे भी कहीं ना कहीं, जब मैं इतनी प्रिपरेशन करूंगा तो कहीं ना कहीं से मुझे वो भी पता लग जाएगा। बस उतनी लोकेशंस को प्रिपेयर करूंगा और मैपिंग मैं नहीं करूंगा, कंप्लीटली छोड़ दो। आर्ट एंड कल्चर अगेन प्रायोरिटी 2 में। देखिए जो ये प्रायोरिटी 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको करना ही नहीं, नहीं करना, ठीक है। जितना मैंने पढ़ लिया, जितना मैंने जीएस पढ़ते टाइम पे पढ़ा था, बस एक दिन बैठूंगा पूरा रिवाइज कर दूंगा, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे क्वेश्चन आए तो कर देना, 100% श्योर हो तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इसको अगेन सेकंड प्रायोरिटी में रखा है। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बहुत कुछ है वैसे तो सिलेबस में, लेकिन वो बहुत कुछ नहीं पढ़ना। हम जब हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो वहां आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक्स में भी प्रायोरिटीज बताऊंगा, ठीक है। वहां पे आपको आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन से कर जाना, कौन से मत करना, और जो करने हैं वो, ट्रस्ट मी, इतना छोटा सिलेबस बन जाएगा कि आर्ट एंड कल्चर को 3 से 4 दिन में निपटा दोगे, बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। इसके बाद एंशियंट इंडिया, भैया नहीं करना। एक दिन सिर्फ पढ़नी है और जनरल पढ़ना है एंशियंट इंडिया में, यानी कि वो पढ़ना है जो सब पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर वहां से क्वेश्चन आया तो मैं कर दूंगा, नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा। और अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आया ना, तो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले को भी बहुत मुश्किल होगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगेन मेडिवल इंडिया नहीं करना, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्वेश्चन आते हैं सारे 2 3, और वो 2 3 क्वेश्चन आपको जनरल मेडिवल इंडिया पढ़ के भी मिल जाएंगे। अगर आते होंगे तो वहीं से आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, कितना ही पढ़ के चले जाना चाहे। तो यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना, इन 2 सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया। अगेन मॉडर्न इंडिया को प्रायोरिटी 2 में रखा है। अब प्रायोरिटी 2 का क्या मतलब है? प्रायोरिटी 2 का ये मतलब है कि बॉस, मैं इसमें से सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ूंगा जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। ट्रस्ट मी, अगर क्वेश्चन वहां से नहीं आए ना, तो बेटा दूसरों को भी सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी उनको। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आए तो दूसरे उसको कर जाएंगे, नहीं करेंगे। यकीन मानो, अपने टीचर पे ट्रस्ट रखो। हम जो बातें बोल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहे, वो इन चीजों के पीछे बहुत सालों की ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, तभी ये चीजें बोल रहे हैं। सिर्फ उतना पढ़ना जो हर कोई पढ़ता है। क्या पढ़ना है इसमें से? 1909 से लेके और फ्रॉम 1909
टिल 1947, बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, वो थोड़े बहुत रट जाना, बस बहुत है। वहाँ से हो जाएगी मॉडर्न इंडिया, बस 3 से 4 दिन में मॉडर्न इंडिया भी ख़त्म हो जाएगी। 1909 से पहले की मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़नी, बहुत कम चांस है वहाँ से क्वेश्चन आया मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं करना। अब एक बहुत ही अलग तरीके की बात करने जा रहा हूं, जिसको सुन के शायद आप हैरान हो जाएं। करें? वो है करंट अफेयर्स। किस प्रायोरिटी में है? प्रायोरिटी 3। देखिए, इन सब्जेक्ट्स के जो करंट अफेयर्स हैं, इन सब्जेक्ट के जो करंट अफेयर हैं, ये तो आपने कर ही लिए। जब आपने ये सब्जेक्ट्स इतने थोरोली प्रिपेयर किए हैं, तो इनके तो करंट अफेयर हो गए। अब जो बचे हुए करंट अफेयर हैं, सीधा सीधा नहीं करने, नहीं करने, सीधा सीधा मुझे नहीं सॉल्व करना है, बात खत्म। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको लेकर के एक केस लेके चलते हैं, एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि इस साल क्या क्वेश्चंस आएंगे, और ये हमने किससे माना है? इसको रेफरेंस बना के, ठीक है, कि इसमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं तो हाँ आएंगे ही आएंगे, इनको मान के चलते हैं। इकोनॉमी में से 10, प्रायोरिटी 1 क्वेश्चंस टोटल कितने आ रहे हैं? टोटल 56 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रायोरिटी 1 के। प्रायोरिटी 2 के टोटल 23 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और प्रायोरिटी 3 में से टोटल 21 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब सर, ये तो मैंने कंप्लीटली छोड़ दिए, इनको तो करना ही नहीं। प्रायोरिटी 1 में से मैं करीब करीब 50 क्वेश्चंस जो हैं वो सही करके जाऊंगा, और इसमें से जो 6 क्वेश्चंस हैं वो मैंने, चलो मानता हूं, यहां ट्रांसफर कर दिए, यानी कि मैं इनमें एलिमिनेशन लगाऊंगा, यानी टोटल 29 क्वेश्चंस के अंदर मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगाऊंगा। अगर मैं 29 में एलिमिनेशन टेक्निक लगाता हूं और 50% भी सही कर जाता हूं, तो भी मैं करीब करीब 14-15 के आसपास क्वेश्चन सही कर लूंगा, 14-15 के आसपास ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। हो गया सिलेक्शन भाई, 100 मार्क्स तो यहीं बन गए, यहीं हो गया, इनको भी छोड़े आना। इनमें से भी सिर्फ वो 2-4 क्वेश्चन करे आना जो 100% आते हो, छोड़े आना बाकी सब। और बताओ? अरे सब में तुक्का भी मार दोगे, प्रोबेबिलिटी काम करती है। 29-30 क्वेश्चन में से रैंडम भी लगाया होगे तो भी 4-5 सही हो जाएंगे, बस बहुत है। नेगेटिव काट कूट के अगर 2-3 क्वेश्चन भी नेट निकाल के ले गए, हो गया। तो ये है पूरी टेक्निक। अब बात आती है कि सर ये तो सारा हो गया, फिर प्रॉब्लम कहां फंस रही है, तो वो देखते हैं। देखिए, प्रॉब्लम इसके बाद भी कहां आती है ना, ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है इस एग्जाम को निकालने की। ये एग्जाम इतना टफ है ही नहीं जितना इसको बना दिया गया है, लेकिन ये सब सुनने जानने के बाद भी हम क्यों नहीं क्लियर कर पाते? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट, हमें आदत है इस एग्जाम को ओवर ग्लैमराइज करने की। ओवर ग्लैमराइज ऑफ दिस एग्जामिनेशन मींस कि हमें ऐसा लगता है कि ये एग्जामिनेशन बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, यार इस एग्जाम को ऐसे कैसे क्लियर किया जा सकता है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना इजी है एग्जाम, ऐसे ही इतना इजी एग्जाम है, एग्जाम तो बहुत टफ एग्जाम है, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। तो ओवर ग्लैमराइज कर दिया, जबकि यही रियलिटी है। और अगर आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और खुद देख लो, यही निकलेगा। अब टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज
जो है ये एक बहुत ही अलग किस्म का गेम है। अगर आप टेस्ट सीरीज को सही से यूज करना सीख गए तो ये आपको बहुत 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 बेनिफिट देगी। बट अगर आपको इसे सही से यूज करना नहीं सीखा तो ये आपको बहुत 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 नीचे गिरा देगी। तो टेस्ट सीरीज को बहुत सोच समझ के करना होता है। हम क्या करते हैं ना कि टेस्ट सीरीज में जो टफ और ट्रिवियल क्वेश्चंस होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं कि वो मेरे को क्यों नहीं आया। अरे भाई, आप आईएएस टेस्ट सीरीज देके बनोगे या यूपीएससी का एग्जाम देके बनोगे? यूपीएससी का एग्जाम देके ही बनोगे ना। तो उनके क्वेश्चंस पे फोकस करो ना, इनके क्वेश्चंस पे क्यों फोकस कर रहे हो? इनको क्यों इतना बड़ा बना रहे हो? आपको इसमें से जो आते हैं कर लो, जो नहीं आते छोड़ दो। भाई टेस्ट सीरीज जो हम करते हैं, टेस्ट सीरीज में मान लो 100 क्वेश्चंस आर देयर इन अ टेस्ट, उसमें से जनरल क्वेश्चंस जो हैं वो 20 आएंगे। 80 क्वेश्चंस मैं मानता हूं कि ऐसे हैं जो बहुत ट्रिवियल है, बहुत टफ क्वेश्चंस है। छोड़ दो ना यार इनको, क्या फर्क पड़ रहा है? आप ये समझ ही क्यों रहे हो कि आपका टेस्ट 100 क्वेश्चंस का है? नहीं, आपका टेस्ट ही सिर्फ 20 क्वेश्चंस का है। इन 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बार 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 बार। इन 20 क्वेश्चंस को ऐसे प्रिपेयर करो कि ये मेरे 20 क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। ये 20 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने सीखने हैं। इन 80 क्वेश्चंस पे तो क्रॉस मार दो बड़ा बड़ा, देखना ही नहीं क्या है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में नंबर लेके क्या करोगे? नंबर तो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में चाहिए, जो इस साल 25 मई को होने वाला है। वहां नंबर चाहिए। फिर वहां तो बहुत जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो जनरल क्वेश्चंस अगर आपको टेस्ट सीरीज में 20 भी मिल गए तो आप ये मान के चलना कि आपका हाथ में जो क्वेश्चन पेपर आया उस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चंस ही 20 हैं। आप 100 क्वेश्चंस मानना ही मत उसके अंदर हैं, आप देखना ही मत बाकियों को। यही तरीका होता है इस टेस्ट सीरीज को, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को लेने का। उसके बाद ओहो, ये क्या आ गया? YouTube वीडियोस। सॉरी। अब भाई साहब, मैंने टेस्ट सीरीज तो दे दी, क्वेश्चन तो आए मुझे 20, 80 तो मुझे आए नहीं, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। अब मुझे तो वो चाहिए, तो मैंने शुरू किया यूट्यूब से देखना। और वहां जाके मैंने क्या पढ़ डाला, यूट्यूब वीडियो के ऊपर जाके मैंने पढ़ डाला अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन। हाँ, ये वो चीज थी यार, यहां से तो मुझे क्वेश्चन आया ही नहीं। टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरे से कैसे छूट गया? ऐसे कैसे छूट गया? अब भाई साहब इसके ऊपर वीडियो मिली आपको पूरे 3 घंटे की। आपने तो शुरू कर दी 3 घंटे की वीडियो, और पूरी वीडियो भी कर दी और पूरे नोट्स भी बना लिए। हाँ, अब मेरी प्रिपरेशन हुई है ना? अरे भैया, पिछले 20 साल से यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा यहां से। और जिस साल अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाते हैं उस साल यूट्यूब पे हर कोई पढ़ाने लग जाता है इसको। पिछले 20-25 साल से यूपीएससी ने तो पूछा नहीं एक भी क्वेश्चन, और आगे भी नहीं पूछेगी। अरे इंडियन पॉलिटी से पूछ ले, वही बहुत है। अमेरिकन पॉलिटी से जाके पूछेंगे? अमेरिका में आईएएस बनना है, इंडिया में बनना है ना, तो फिर इंडिया के बारे में पूछेंगे, अमेरिका के बारे में क्यों पूछेंगे आपसे? लेकिन नहीं, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था, मुझे तो आना चाहिए। तो ये नुकसान है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो जनरल इजी क्वेश्चंस हैं। वो आपको कैसे करने हैं
उनके ऊपर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है कि वो मेरे गलत नहीं होने चाहिए। अब लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस अबाउट हाउ टू एनालाइज द प्रीलिम्स, इसके ऊपर आप टेंशन मत लो। इस पॉइंट के ऊपर आप पूरी की पूरी नॉलेज सीरीज देख लेना, ये पॉइंट तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। लिमिट, आप टेंशन मत लेना इस पे। मेकिंग द प्रोसेस सो कॉम्प्लिकेटेड, आपको देखिए कुछ स्टूडेंट्स को चीजों को जानबूझ के कॉम्प्लीमेंट कॉम देखिए कुछ स्टूडेंट्स को जानबूझ के चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की आदत होती है। बेटा प्लीज ऐसा मत करो, सिर्फ जनरल पढ़ लो, उतना ही पढ़ लो जितना इसमें बताया गया है, और आगे की पूरी नॉलेज सीरीज फॉलो कर लेना। प्रीलिम्स कहीं नहीं जाने वाला आपका, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेक्चर देखते हैं, उसके अंदर कोई और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? इस नॉलेज सीरीज को पूरा फॉलो करना, रिलीजियसली फॉलो करना, आपका प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बहुत 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 हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।